हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है, फाइबर टू फैब्रिक। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम एनिमल्स से मिलने वाला जो फाइबर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. क्लास 6 में हमने पढ़ा कि कुछ फाइबर्स हमको प्लांट से मिलते हैं और वूल और सिल्क फाइबर्स जो हैं ये हमको एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ शीप और याक। शीप या याक के हेयर्स से हमको वूल मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का जो ककून होता है उससे आते हैं सिल्क फाइबर्स। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी ईल्ड्स फाइबर? शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट फाइबर्स ईल्ड करता है, फाइबर देता है? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या आप इस बारे में जानते हैं कि इन फाइबर्स को कैसे वुलन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है जिसको कि हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं स्वेटर बनाने के लिए? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़? क्या आपको पता है कि सिल्क फाइबर्स को सिल्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं जिससे कि फर्दर हम साड़ीज़ या सूट्स बनाते हैं? इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो वूल और सिल्क के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये एनिमल फाइबर्स होते हैं क्योंकि एनिमल से डिराइव किए जाते हैं। तो सबसे पहले वूल के बारे में पढ़ते हैं। वूल हमको शीप, गोट, याक से मिलता है या फिर कुछ और एनिमल्स भी हैं जो वूल देते हैं। ये जो वूल ईल्डिंग एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के ऊपर इतना थिक कोट क्यों होता है हेयर्स का? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेयर जो है वो बहुत सारी एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, फंस जाती है एयर उसके अंदर। और एयर एक पुअर कंडक्टर है हीट का, तो वो बॉडी की जो हीट है एनिमल्स की उसको बाहर नहीं निकलने देती है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो एयर जो है हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर वो इन एनिमल्स को इनको अपने आप को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो वूल जो है इन हेयरी फाइबर्स से डिराइव किया जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आपके बॉडी पर जो हेयर्स प्रेजेंट हैं आपके लेग्स पे, आपके आर्म्स पे, उसको आप फील करिए और देन आप अपने हेयर्स को टच करिए जो आपके हेड पर हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट? तो जो आपके हेड के हेयर्स हैं वो आपको थोड़े से कोर्स पता चलेंगे, उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। और जो आपके आर्म्स वगैरह पे हेयर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। ठीक है। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece: the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. तो इसी तरीके से शीप की स्किन पर भी हेयरी जो स्किन होती है उसमें दो टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होगा जो बियर्ड हेयर होंगे उसके, वो कोर्स होंगे यानी कि थोड़े से उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो स्किन पे बाल होंगे वो सॉफ्ट होंगे। जो फाइन हेयर्स होते हैं वो ही उन्हीं से वूल बनाया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पजेज ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं शीप की जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसे जो शीप होते हैं उनके लिए पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है कि जो सॉफ्ट फर वाले एनिमल्स होंगे, जो सॉफ्ट फर वाले शीप होंगे, उनको क्रॉस कराया जाता है जिससे कि ऐसा शीप पैदा हो सके जिसके जो हेयर्स हैं स्किन पर वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हों। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed selective breeding. तो ऐसी जब प्रोसेस होती है कि ऑफस्प्रिंग में अच्छे कैरेक्टर्स आ सकें, इसके लिए पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है कि जो मेल और फीमेल हो
उनमें भी अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को कि दोनों में ही अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग आए, जो बेबी शीप हो, उसमें भी अच्छे कैरेक्टर्स हों, उसके भी हेयर्स सॉफ्ट हों। तो इस चीज़ को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए शीप है विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर्स। एनिमल्स दैट ईल्ड वूल, यानी अब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो हमको वूल देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारी शीप की ब्रीड्स हमारी कंट्री में पाई जाती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। सिर्फ और सिर्फ शीप के फ्लीस से ही हमारे कंट्री को वूल नहीं मिलता है, सिर्फ वही अकेला सोर्स नहीं है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल। जो कॉमनली मार्केट में वूल प्रेजेंट होता है वो शीप वूल होता है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। लद्दाख और तिब्बत में याक वूल फेमस है। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये भी एक टाइप का फाइबर है मोहेर, ये अंगोरा गोट से मिलता है। और अंगोरा गोट्स जो है वो जम्मू कश्मीर के हिली रीजन्स में पाई जाती हैं। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। गोट हेयर से भी वूल मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। कश्मीरी गोट्स का जो फर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इनके वूल से फाइन शॉल्स बनाई जाती हैं जिनको पश्मीना शॉल्स कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं। द फर या हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। तो कैमल की बॉडी पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे भी वूल बनाया जाता है। लामा और एल्पका, ये कुछ ब्रीड्स हैं साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, कैमल की ब्रीड्स हैं, ये भी वूल प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है 3.2। इसमें आपको उन एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है जिनके हेयर से वूल बनाया जाता है, और फिर उन पिक्चर्स को स्क्रैप बुक में अपनी स्टिक करना है, पेस्ट करना है। अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप उनको ड्रॉ कर सकें। जो भी आपके बुक्स में इमेजेस दिए हुए हैं उनसे आप देख करके ड्रॉ करें। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। तो शीप, गोट, कैमल और याक को आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। और हमारी कंट्री के दूसरे लैंग्वेजेस में और भी जो लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में बोले जाते हैं उनमें इन जानवरों को क्या कहा जाता है ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.3। प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको मैप लेना है इंडिया का और वर्ल्ड का आउटलाइन मैप। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। आपको उन जगहों को फाइंड आउट करके मार्क करना है जहाँ पर भी वूल गिविंग एनिमल्स, वूल यील्डिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। और डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स के लिए जो भी लोकेशन है उसको मार्क करने के लिए आपको डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना है ताकि आप उसको डिनोट कर सकें। अलग अलग कलर्स आपको उसके लिए देने हैं। तो ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल मिलता है। अंगोरा गोट, कैमल, देन यहाँ पर याक है, और ये लामा और एल्पका जो कैमल की ही प्रजाति के होते हैं, इनसे हमको वूल मिलता है। आगे देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, यानी कि फाइबर्स से वूल कैसे मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड। वूल ऑब्टेन करने के लिए, वूल पाने के लिए शीप को पहले पालना पोसना पड़ता है बहुत अच्छी तरीके से। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। जब उसके बॉडी पर अच्छा हेयर का ग्रोथ हो जाता है तो उस हेयर को कट कर लिया जाता है और उससे वूल बनाया जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है उसका? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। कैसे शीप की ब्रीडिंग करते हैं, फिर उसको पालते पोसते कैसे हैं, ये सारी बातें इसमें हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, हिल्स पे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब जगह जाते हैं, या फिर आप प्लेन्स में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात जाते हैं, तो आप देखेंगे कि शेफर्ड्स आपको बहुत सारे दिखेंगे जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं। उनके पास बहुत बड़ा झुंड होता है भेड़ों का, उसको वो चराने के लिए लेकर के जाते हैं। शीप हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ घास, पत्ते, ये सब खाना वो प्रेफर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, सिर्फ और सिर्फ चराते ही नहीं हैं उनको, इसके अलावा क्या करते हैं, रियरर्स उनको और दूसरी चीज़ें भी फीड कराते हैं, जैसे कि पल्स, कॉर्न और ज्वार का मिक्सचर उनको फीड कराते हैं। ऑयल केक्स उनको दिए जाते हैं खाने को। ऑयल केक्स होते हैं कि जब ऑयल निकाल लिया जाता है सीड्स में से तो जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल बचता है वो खिलाया जाता है शीप्स को।
मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। विंटर्स में शीप्स को बाहर नहीं रखते हैं, उनको अंदर रखा जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर जो चारा होता है वो ड्राई होता है, तो ये चीज़ें उनको खिलाते हैं। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। तो हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर शीप की रेयरिंग की जाती है, उनको पालते हैं ताकि उनसे वूल ऑब्टेन किया जा सके। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है 3.1, जिसमें कि कुछ ब्रीड्स दिए हुए हैं, शीप की ब्रीड्स के नाम दिए हुए हैं और उनसे किस तरीके का वूल प्रोड्यूस होता है वो भी लिखा हुआ है, और कंट्री के किस पार्ट में उनकी रेयरिंग की जाती है ये सब कुछ उसमें दिया गया है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। उनके बॉडी से जो हेयर्स निकलते हैं उस फाइबर का टेक्सचर कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, ये भी इस टेबल में दिया हुआ है। तो ये है टेबल 3.1, जिसमें कुछ इंडियन ब्रीड्स दिए हुए हैं शीप के। तो पहली ब्रीड है लोही, जो राजस्थान और पंजाब में मिलती है, और इनका जो क्वालिटी है वूल का वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट इज़ रामपुर बुशशायर, इससे ब्राउन फ्लीस मिलता है, उसका जो हेयर होता है वो ब्राउन होता है, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट इज़ नाली, ये कारपेट वूल, इसका जो होता है वूल कारपेट वूल होता है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती है। नेक्स्ट इज़ बखरवाल, ये इसके जो हेयर्स होते हैं उससे वूलन शॉल्स बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी ब्रीड जो है इसका वूल थोड़ा कोर्स होता है, यानी कि थोड़ा रफ़ होगा, और ये गुजरात में मिलती है। नेक्स्ट इज़ पटनवाड़ी, और इसका जो वूल की क्वालिटी होती है ये होजरी फाइबर जैसा होता है, और गुजरात में ये मिलती है। तो ये हो गई कुछ इंडियन ब्रीड्स। नेक्स्ट है सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो शीप की कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनका हेयर कोट काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, और उनकी बॉडी से जो वूल निकलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनका वूल हमको मिलता है। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। तो जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में, कि जो पेरेंट होता है वो अच्छी क्वालिटी का जब होगा, उसके कैरेक्टर्स जब अच्छे होंगे तो उसके कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग को मिलेंगे, उसके बच्चे को मिलेंगे, और उसके भी कैरेक्टर्स अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा है सेलेक्टिवली ब्रीड किया जाता है इस टाइप के शीप को जिसमें कि एक पेरेंट बहुत ही अच्छी ब्रीड का होगा। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool। तो एक बार जब आपने इस शीप को पाला और उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया उसके हेयर्स का, तो उसके हेयर्स को बाद में शेव कर लिया जाता है ताकि अच्छा वूल ऑब्टेन हो सके। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट कैसे किया उसका प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो जो वूल हमको मिलता है मार्केट में जिससे कि हम स्वेटर को निट कर सकें, शॉल्स बना सकें, तो ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है और इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस की गई होती है। तो स्टेप 1 है इस प्रोसेस का, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। तो पहली जो प्रोसेस होती है, पहला जो स्टेप होता है, इसमें स्किन एक थिन लेयर निकाली जाती है स्किन की, जिसमें पहले आपको हेयर्स निकालने होते हैं, साथ में एक थिन लेयर भी निकलती है स्किन की, और इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। तो जैसे कि बार्बर्स के पास मशीन होती है शेविंग के लिए, वैसे ही सिमिलर मशीन्स को यूज़ किया जाता है शीप के हेयर्स को शेव करने के लिए। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। गर्मी के समय में उनके जो बाल हैं वो उतारे जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में फिर शीप को भी ठंड लग जाएगी अगर बाल नहीं होंगे। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो अगर गर्मियों में बाल उतार दिए जाएंगे तो प्रोटेक्टिव कोट की शीप को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी और वो सर्वाइव कर पाएगा। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, ये जो हेयर्स निकलेंगे यही वुलन फाइबर्स देंगे। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। इनकी प्रोसेसिंग की जाती है जो फाइबर्स निकलते हैं जिससे कि वुलन यार्न बनाया जा सके, धागे बनाए जा सकें। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। तो जैसे हमारे घर में हमारे पापा लोग दाढ़ी बनाते हैं या हम लोग अपने बाल कटवाने जाते हैं तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता है, तो वैसे ही शीप को भी इस प्रोसेस में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, वो हर्ट नहीं होता है। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। जो
अपर मोस्ट स्किन का लेयर होता है वो डेड स्किन होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे हमारे बाल टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, भले हम हेयर कट करवाते हैं, वैसे ही शीप के बाल भी टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं और उसको कट करने की ज़रूरत होती है। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज़ थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट। तो जो स्किन निकाली गई है हेयर्स के साथ में, उसको टैंक्स में बहुत अच्छे से वॉश किया जाता है, जिससे कि जो भी गंदगी उसके बालों में प्रेजेंट है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। इसको स्काउरिंग कहते हैं। नाउ डेज स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। तो आज के टाइम पे स्काउरिंग की जो प्रोसेस है ये मशीन से की जाती है। नेक्स्ट है स्टेप 3। आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो अलग अलग टेक्सचर्स के जो हेयर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। स्किन को पहले फैक्ट्री में भेजेंगे, जो सॉफ्ट हेयर्स होंगे उनको अलग सेपरेट कर लिया जाएगा, जो दूसरे टेक्सचर का होगा उसको अलग कर लेंगे। तो ये सॉर्टिंग वाला काम होता है। Step 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair। जो fluffy fibers होंगे, small fluffy fibers होंगे, उनको burrs कहते हैं। उनको hair में से अलग कर लिया जाएगा। These are the same burrs which sometimes appears on your sweaters। तो ये जो रोए टाइप के होते हैं ये कभी कभी आपके स्वेटर पे भी आ जाते हैं, तो वही burrs की बात हो रही है। द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड। दोबारा से स्कोरिंग की जाती है और फिर उसको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये वूल रेडी है इसको फाइबर्स में ड्रॉ करने के लिए, यानी फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये वूल रेडी हो गया है। स्टेप 5 है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज अ नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो जो शीप का नेचुरल कलर होता है हेयर्स का वो या तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या फिर वाइट होता है। तो स्टेप 5 में आप क्या कर सकते हैं, इस वूल को डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, जो भी आप चाहें। स्टेप 6 है द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। जो फाइबर्स उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है ताकि उसमें टैंगल्स ना रहे, और उसको रोल किया जाता है यार्न में धागे बनाने के लिए। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लॉन्गर फाइबर्स, जो बहुत लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, उनको बनाया जाता है, वो वूल होता है स्वेटर्स बनाने के लिए। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो वीव करते हैं, स्पन करते हैं और उससे वूलन क्लॉथ बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्रोसेस में शेयरिंग हो रही है शीप की, जहाँ पर उसकी स्किन और हेयर्स को निकाला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कोरिंग हो रही है टैंक्स में, जहाँ पर उसको अच्छी तरीके से वॉश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्कोरिंग बाय मशीन, और लास्टली रोलिंग इनटू यार्न। फाइबर्स को रोल कर दिया गया यार्न में। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। पहले शेयरिंग होगी, फिर स्कोरिंग, सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स थे, फिर उसको डाई कर दिया डिफरेंट कलर्स में, एंड देन रोलिंग इनटू यार्न्स। नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या होता है कि एक व्यक्ति जब कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कर रहा होता है और उससे होने वाले जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं उसके बारे में उसको पता होता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा रिस्की है, और उसके बारे में सब कुछ जानता होता है, पर फिर भी वो सब कुछ जानते हुए भी ये रिस्क उठाता है और वही पर्टिकुलर काम करता है, उसको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहते हैं। तो वूल इंडस्ट्री जो है उसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि सर्दियों में सभी को स्वेटर्स की ज़रूरत होती है। वूल नहीं, रेयरिंग नहीं होगी तो कैसे स्वेटर हमारे तक पहुंच पाएगा। बट sorters जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। लेकिन ये जो जॉब है, जो लोग ये काम करते हैं रेयरिंग करने का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि एनिमल्स में एक डिज़ीज़ पाई जाती है एंथ्रैक्स। तो एंथ्रैक्स डिज़ीज़ जो होती है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिज़ीज़ होती है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और जो लोग रेयरिंग का काम करते हैं शीप की और उससे फाइबर्स बनाने का काम करते हैं, वो लोग कभी कभी इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि एक फेटल ब्लड डिज़ीज़ हो जाती है, जिसको कि सॉर्टर्स डिज़ीज़ कहते हैं। यानी कि जब आप शीप के साथ में होते हो तो कुछ बैक्टीरिया को आप इनहेल कर लेते हो, आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो जाती है।
सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति रिस्क फेस करते हैं उस काम को करते हुए, उसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बूजो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज़ फॉर अ हेयर कट। बूजो ये सोच रहा है कि जब कोई मेरे बालों को खींचता है तब मुझे पेन होता है, लेकिन जब मैं हेयर कट के लिए जाता हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जैसे कि अभी शीप के बारे में पढ़ा कि उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता है, क्योंकि जो स्किन होती है वो डेड होती है और उसको कट करके निकाला जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आपके बाल कोई खींचता है तो वो दर्द इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे हेयर की एंडिंग्स हैं वो हमारे स्कैल्प से जुड़ी हुई हैं, उनमें नर्व एंडिंग्स हैं। तो जब कोई हमारे बालों को खींचेगा तो नर्व एंडिंग्स पर, नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, इस वजह से दर्द होता है। तो ये इसका रीज़न है कि जब हम हेयर कट के लिए जाते हैं तो जो वो हेयर्स होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं, तो उनको रिमूव करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर्ट आप नहीं होगे। नेक्स्ट, बूजो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। बूजो कह रहा है कि जो कॉटन के कपड़े हैं वो हमको गर्म क्यों नहीं रखते हैं जैसे कि वुलन रखता है सर्दियों में। तो अभी हमने पढ़ा कि जो शीप होते हैं उसके हेयर्स इतने थिक होते हैं कि एयर उनमें ट्रैप हो जाती है और बॉडी के अंदर की जो हीट है वो उसको पास नहीं होने देती, क्योंकि हेयर एक बैड कंडक्टर है हीट का। तो जो विंटर्स में जो हम वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, वुलन स्वेटर होते हैं, उनमें भी इसी तरीके से उनमें स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें एयर फंस जाती है और हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं निकल पाती है और हम इस वजह से वार्म फील करते हैं। लेकिन जो कॉटन गारमेंट्स होते हैं उनमें स्पेस नहीं होता है जिससे कि एयर ट्रैप हो सके। तो जब एयर ट्रैप नहीं होगी तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकलती रहेगी और इससे हम इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स को गर्मियों में पहनते हैं जिससे कि वो कूल रख सके हमें। तो इसका रीज़न यही हो जाएगा। तो वूल की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क फाइबर्स भी एनिमल फाइबर्स होते हैं। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क वर्म से हमको सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। जो हम सिल्क वर्म्स को पालते हैं, रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव। आप अपनी मम्मा से पूछिए, दादी माँ से पूछिए, अपनी आंट से पूछिए कि सिल्क साड़ीज़ जो उनके पास हैं वो किस टाइप की सिल्क साड़ीज़ हैं, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। तो इससे पहले कि हमको ये बात पता चले कि सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उससे पहले हम सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री को देखें कि कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसके बारे में बात करते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, सिल्क रेशम का कीड़ा जो होता है, वो एग ले करता है, अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वी। जब वो अंडे फूटते हैं तो लार्वी निकलता है जिसको कि कैटरपिलर कहते हैं या फिर सिल्क वर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब ये जो सिल्कवर्म है ये बड़ा हो जाता है, साइज़ में ग्रो करता है और इसके बाद क्या करता है, कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज। अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है ये प्यूपा की स्टेज होती है, यानी कि सिल्कवर्म जो है ये ग्रो करके क्या बनता है, प्यूपा। तो प्यूपा बनने से पहले एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर ये अपने किनारे किनारे नेट बनाता है। जैसे कि ये प्यूपा है, ये लार्वा है और ये अपने किनारे किनारे नेट बनाता है, ठीक है, जिससे कि अपने आप को होल्ड करके इसमें रख पाए। इसके अंदर ये फर्दर डेवलपमेंट के लिए जाता है और उसके बाद जब इसमें से बाहर निकलता है तो वो प्यूपा के फॉर्म में निकलता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अभी अपने हेड को स्विंग करता है, घुमाता है साइड टू साइड और कुछ इस तरीके का फिगर ये बनाता है 8 के फॉर्म में। ऐसे ऐसे ही अपना हेड चलाता रहता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स, जब ऐसे मूवमेंट्स हो रहे होते हैं इसके हेड के, द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर। तो जब ये इस टाइप से मूवमेंट कर रहा होता है 8 के फॉर्म में, तब ये कुछ फाइबर्स रिलीज़ कर रहा होता है मेड ऑफ अ प्रोटीन। और ये जो फाइबर्स होते हैं जो ये रिलीज़ कर रहा होता है ये प्रोटीन के बने होते हैं। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और जब ये
जो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, जब इनका एक्सपोजर होता है एयर के साथ में, जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं और सिल्क फाइबर बनाते हैं. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. और ऐसा करते करते बहुत जल्दी ये अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, पूरी तरीके से ढक लेता है सिल्क फाइबर से, और टर्न्स इनटू प्यूपा. प्यूपा में ये टर्न हो जाता है. दिस कवरिंग इज़ नोन एज ककून. अब ये जितना भी फाइबर से इसने अपने किनारे कवरिंग की है, इसको ककून कहते हैं. इस कवरिंग को ककून कहते हैं. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द ककून. ककून के अंदर वो प्यूपा के फॉर्म में चला गया है और ककून के अंदर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है इनटू मॉथ. ठीक है. सिल्क फाइबर्स कैन आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. सिल्क क्लॉथ को वीव करने के लिए, बनाने के लिए सिल्क फाइबर्स की ज़रूरत होती है. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. जो सॉफ्ट सिल्क का धागा होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि स्टील का एक थ्रेड स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं. द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ. जो सिल्क मॉथ का ककून था उसमें से ही इन थ्रेड्स को निकाला जाता है. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर. तो जैसे हमने अभी शीप के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट ब्रीड्स जो होती हैं उनका हेयर का क्वालिटी डिफरेंट होता है, यानी कि कुछ कोर्स हेयर्स का मिलेगा, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ बहुत ही सॉफ्ट हेयर्स वाली ब्रीड होती हैं. तो वैसे ही जो सिल्क मॉथ होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई भी देते हैं, और साथ में जो सिल्क यार्न उनसे मिलता है वो भी, उनका टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है. कोर्स, स्मूथ, शाइनी एट्सेट्रा. तो कोई सिल्क होगा वो कोर्स होगा, कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, बहुत ज़्यादा सिल्की होगा, बहुत ही ज़्यादा शाइनी होगा. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर भी हमको सिल्क के देखने को मिलते हैं. 10 टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ्स. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉथ्स हैं, उनके ककून से डिफरेंट टाइप का हमको यार्न मिलता है सिल्क का. तो उसके कौन कौन से यार्न होते हैं? टसर सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है. ये अलग अलग वैरायटी है सिल्क की जो पाई जाती है. द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ. मलबरी सिल्क मॉथ सबसे ज़्यादा कॉमनली फाउंड सिल्क मॉथ होता है. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स. तो मलबरी सिल्क मॉथ से जिस टाइप का सिल्क फाइबर निकलता है उसके ककून से, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, यानी कि उसमें बहुत अच्छी शाइन होती है, इलास्टिसिटी होती है, और उसको ब्यूटीफुल कलर्स में आप डाई करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स बना सकते हैं. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. यानी कि रेशम के कीड़े पालना बहुत ही पुराना बिजनेस रहा है इंडिया में, बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. इंडिया बहुत सारे टाइप का सिल्क प्रोड्यूस करता है कमर्शियल स्केल पर. नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको सिल्क क्लॉथ के पीसेस कलेक्ट करने हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क क्लॉथ के पीस लेने हैं आपको और अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है. टेलर की शॉप पे आप जा कर के देख सकते हैं, बहुत सारे वेस्ट कट पीसेस आपको मिल जाएंगे. इसके बाद क्या है, आपको अपने टीचर की या मदर की या अपने गार्जियंस की हेल्प लेनी है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिल्क का कपड़ा है, मलबरी है या टसर है, ईरी है या मूंगा सिल्क है, कौन सा सिल्क है, उसको आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है. कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स. तो आपको जो ये नेचुरल सिल्क के कपड़े के पीस हैं, इसको आपको आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस से कंपेयर करना है. जो आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस होते हैं उनमें सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया जाता है, तो आपको कंपेयर करना है दोनों का टेक्सचर कैसा है. ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क. तो आपको डिफरेंट टाइप के मॉथ, सिल्क मॉथ के भी पिक्चर्स निकालने हैं जिनके ककून से या जिनके कैटरपिलर से हमको डिफरेंट टाइप का सिल्क मिलता है. तो ये पहली एक्टिविटी है. दूसरी एक्टिविटी है कि टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड. सिंथेटिक सिल्क थ्रेड आपको लेना है और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है और इनको बहुत ही केयरफुली आपको बर्न करना है. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? क्या आप कोई स्मेल आप डिफरेंट सी नोटिस करेंगे? नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली. अब आपको एक वुलन फाइबर को जलाना है. डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? तो आपको इसमें नोटिस करना है
कि जो सिल्क फाइबर जलाते टाइम स्मेल आ रही थी वो इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? देखिए, जब आप आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड को जलाएंगे तो क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर से मिलकर के बना है तो इसको बर्न करने पर वैसी स्मेल आएगी जैसे जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं या पेपर को बर्न करते हैं तो जो स्मेल आती है वैसी स्मेल आएगी जब आप सिंथेटिक सिल्क थ्रेड को बर्न करेंगे। लेकिन जो प्योर सिल्क थ्रेड होता है वो नेचुरल प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, इसलिए उसका बर्निंग ऑर्डर डिफरेंट होगा। अब इसमें दूसरी बात बोली थी कि अब आपको एक वूलन फाइबर को जलाना है और आर्टिफिशियल सिल्क की तरह उसका स्मेल आएगा जलने का या प्योर सिल्क की तरह स्मेल आएगा जलने का, वो आपको बताना है। तो जब हम वुलन फाइबर को जलाएंगे तो उसका जो स्मेल है वो प्योर सिल्क की तरह आएगा, क्योंकि जो वुलन फाइबर है वो भी एक नेचुरल फाइबर है और नेचुरल फाइबर प्रोटीन फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है, इसीलिए उसमें से भी प्योर सिल्क के जलने जैसा स्मेल ही आएगा, आर्टिफिशियल वाला स्मेल नहीं आएगा। एक्टिविटी 3.7 में दिया है फोटो कॉपी फिगर 3.9। तो फिगर 3.9 कौन सा है देख लेते हैं। ये रहा फिगर 3.9। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडल्ट सिल्क मॉथ्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब फीमेल ने एग्स ले किए हैं मलबरी लीव्स पर, यहाँ से बन गया सिल्कवर्म। सिल्कवर्म ने अपने आसपास ककून बना लिया है, हार्ड कवरिंग, और इसके अंदर वो एक मॉथ में डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मॉथ की, इसको आपने फ़ोटोकॉपी करवाना है। आगे देखते हैं क्या करना है। कट आउट द पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री। अब इन पिक्चर्स को कट करना है सिल्क मॉथ की और उनको पीस जो है पिक्चर्स के उनको पेस्ट करना है चार्ट पे या फिर कार्डबोर्ड पे। इनको आपको जंबल कर देना है और फिर उसके बाद ट्राई करिए कि सारे स्टेजेस को आप सही सीक्वेंस में अरेंज करें साइक्लिक फॉर्म में, कि पहले मेल और फीमेल हैं, देन आप साइकिल बनाइए कि उसके बाद उसमें से उसने एग्स लेके मलबरी लीव्स पे, फिर कैटरपिलर निकला। तो ये सारा पूरा आपको दिखाना है और जो भी इसको जल्दी करेगा वो जीत जाएगा। तो बेसिकली ये एक एक्टिविटी है ताकि आप सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल को अच्छी तरीके से लर्न कर पाएँ और लाइफ हिस्ट्री को आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, अपनी स्क्रैप बुक में इसको नोट डाउन करना है। अब यहाँ देखिए बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया में वुमेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि सिल्क वर्म्स की रेयरिंग यानी कि उनको पालना, फिर सिल्क को रील करना, निकालना ककून में से, और फिर सिल्क को रॉ सिल्क को फाइबर में कन्वर्ट करना। इन सारी चीज़ों में महिलाएं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इंडिया के अंदर। बाय देयर इंटरप्राइज, इनका फिर बिजनेस करके दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। बहुत अच्छे से हमारे नेशन की इकोनॉमी बिल्ड हो रही है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में चाइना में होता है, चाइना नंबर 1 पे है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। इंडिया भी रैंकिंग में आता है कि कि बहुत अच्छे से सिल्क प्रोडक्शन इंडिया में भी हो रहा है। लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में हमारा देश भी है, 3rd रैंक है हमारे देश की। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ककून टू सिल्क। अब ककून से सिल्क कैसे निकाला जाता है इसकी बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। सिल्क निकालने के लिए मॉथ्स को रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है, और जब वो अपने आसपास कैटरपिलर ककून बना लेता है तो उन ककून को कलेक्ट कर लिया जाता है सिल्क थ्रेड बनाने के लिए। सिल्क मॉम को कैसे पालते हैं? फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो एक टाइम पर लगभग 100s ऑफ एग्स वो ले करती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स। तो इस एग्स को बहुत केयरफुली स्टोर किया जाता है पेपर पर या क्लॉथ पर और उनको सिल्कवर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। फार्मर्स एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई से रखते हैं। एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी उस एग्स को उन एग्स को किस तरीके के टेम्परेचर की या कितनी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है उन सूटेबल कंडीशंस में उनको प्लेस किया जाता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वी टू हैच फ्रॉम एग्स। तो एग्स को जितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि वो वार्म रह सकें और उनमें से लार्वी हैच हो सकें, उस टेम्परेचर में उनको रखा जाता है। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। तो ये तब किया जाता है जब मलबरी के ट्रीज़ में बिल्कुल फ्रेश लीव्स आई हुई होती हैं, उस टाइम पर ये चीज़ें की जाती हैं। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज़। तो
तो जब एग्स हैच होते हैं उनमें से लार्वी या कैटरपिलर बाहर आता है या फिर सिल्क वॉर्म बाहर आता है, तो वो बस दिन रात मलबेरी की लीव्स पर फीड करता है और इंक्रीज़ होता है अपने साइज़ में, बहुत तेज़ी से वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको फिगर दिया हुआ है कि फीमेल सिल्क वॉर्म है और इसने एग्स दिए हुए हैं, फिर ये मलबेरी ट्री है, इसकी लीफ है, लार्वा या कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स, ये मलबेरी लीव्स पर फीड कर रहे हैं ये सिल्क वॉर्म, और उसके बाद लास्ट में ये ककून में कन्वर्ट हुए हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क पे आ जाते हैं। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है सिल्क की डिस्कवरी का, ये पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड, एक चाइनीज़ लेजेंड है, उसके अकॉर्डिंग द एम्प्रेस सी लुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन द गार्डन। तो एक प्रिंसेस थी, एम्प्रेस थी, मतलब रानी मान लीजिए, रानी थी सी लुंग ची। उन्होंने राजा से पूछा हुआंग टी से कि उनके जो गार्डन में मलबेरी ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स डैमेज क्यों रहती हैं। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबेरी ट्रीज़। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े हैं जो मलबेरी की लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी ककून्स अराउंड देम। उन्होंने ये भी देखा कि बाद में वो अपने आसपास स्पिन करके शाइनी ककून बना रहे हैं। एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द ककून। तो एक दिन एक्सीडेंटली एक ककून उनके चाय के कप में गिर जाता है और बहुत ही डेलिकेट थ्रेड्स, यानी कि बहुत ही हल्के हल्के से थ्रेड्स जो हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस ककून में से। सिल्क इंडस्ट्री बिगैन इन चाइना। जो पहली सिल्क इंडस्ट्री थी वो चाइना में स्टार्ट हुई एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। तो इसको लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा के लिए इसको बिल्कुल सीक्रेट ही रखा गया। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस्ड सिल्क टू अदर कंट्रीज़। फिर दूसरे जो व्यापारी थे या जो ट्रैवलर्स थे जो एक से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं, उन्होंने सिल्क को दूसरी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। द रूट दे ट्रैवल्ड इज़ स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। तो जिस रूट से वो ट्रैवल करते थे, क्योंकि उन्होंने सिल्क को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए उसको सिल्क रूट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लार्वी आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। तो जो लार्वी होते हैं उनको बैम्बू की ट्रेज बनाई जाती हैं, उनमें रखा जाता है और साथ में फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स रखी जाती हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज़, 25 से 30 दिन बाद, द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग। वो खाना खाना बंद कर देते हैं एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन ककून्स। अब छोटे से चैम्बर में चले जाते हैं उस बैम्बू में जिनमें रखा गया होता है, उनमें चले जाते हैं और स्पिन करना शुरू कर देते हैं अपने आसपास, वो नेट ककून के बनाने लगते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच ककून्स गेट अटैच्ड। तो उसमें छोटे छोटे ट्विग्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उस ट्रे के अंदर, जिससे कि ककून उससे अटैच हो सके। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द ककून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। तो जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म अपने किनारे ककून फॉर्म करता है, उसके अंदर वो सिल्क मॉथ बनने की प्रोसेस में गया हुआ होता है, यानी कि अब जब वो ककून से बाहर निकलेगा तो वो एक डेवलप्ड मॉथ में बाहर आएगा। प्रोसेसिंग सिल्क। अब सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे होती है। अ पाइल ऑफ ककून्स इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, यानी बहुत सारे ककून्स चाहिए होते हैं सिल्क फाइबर बनाने के लिए। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। तो सिल्क फाइबर निकालने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए ककून्स को सन में रखा जाता है, सनलाइट में रखते हैं, या फिर उनको बॉयल करते हैं, या फिर स्टीम या भाप से उनको एक्सपोज करते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। तो जैसे ही उनको गर्मी मिलती है, सिल्क फाइबर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो जब थ्रेड्स को निकाला जाता है ककून से और उसको सिल्क के फॉर्म में यूज़ करने के लिए, तो इस प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग जो है स्पेशल मशीन में की जाती है। विद अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून, जो बहुत अच्छे से जो सिल्क फाइबर्स हैं उनको अनवाइंड करता है, यानी कि उनको अलग करता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। फिर सिल्क फाइबर्स को
स्पिनिंग के प्रोसेस से सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और फिर उससे थ्रेड से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। जो बुनकर होते हैं वो बुन करके वीव करके इन कपड़ों को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं थी इसमें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको स्पीशीज़ याद रखनी है भेड़ों की, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज आपसे डिस्कस करूँगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।